हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर जो है कंजर्वेशंस एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10वीं क्लास के हो, 11वीं हो, 12वीं हो। ठीक है, अगर उनके सिलेबस में ये कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स है तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए सदैव ही अग्रसर रहा है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में होता है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अमृत तुल्य होता है। तो इसी प्रकार जो है आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is endangered species. There is endangered species here. You have already learned about the various reasons due to which our biodiversity is a constant threat. You also learn about the strengths of the protect the biodiversity. Let us now about some of plant animal which have already become a extinct or area going to be extinct from to Earth's surface. The species which have already disappeared is called to the extinct species, and the phenomenon of disappearance is known as extinction. And another category of species called to the endangered species are those which has been reduced in a number to a critical levels of facing of the high risk of extinction in their near future. The World Conservation Union forming International Union of the Conservation of Nature and Natural Resources, mean IUCN, has instated the indigenous plant and animals in the Red Data Book. The Red Data Book is important for the few endangered plant and animal are listed below. The first is a endangered animal is a Asiatic lion, green citrus, and located thread, and the tortoise, martial crocodiles, and gharials, tiger, rhinoceros, Aztec elephant, and Indian python. There also is the great Indian bustard butterfly. There is an endangered animal, but endangered plant here is a preserved plant, Indobelodona, Orchidea, Nalgaris, lily, and Gikogo biloba is a melons here tree. दोस्तों, यहाँ पर जो है संकट वन प्रजाति यानी इंडेंजर स्पीसीज कौन कौन से, देखिए हमने पहले भी बात बताई थी कि बहुत से इंसानों की गतिविधियों से जीव जंतु जो होंगे नष्ट हो जाएंगे और हो भी चुके हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु जो है जो नष्ट होने के कगार पे हैं, उसके विषय में हमने यहाँ चर्चा करना है। हमने पहले ही अनेक कारणों का अध्ययन कर चुके हैं जिन्हें जैव विविधता निरंतर खतरे में है। अपने जैव विविधता के संरक्षण की जो है रणनीति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम उन पादप जंतु के बारे में जानेंगे जो विलुप्त हो चुके हैं या पृथ्वी पर से विलुप्त होने के कगार पे है। प्रजाति जो पहले ही समाप्त हो चुकी है वह विलुप्त प्रजाति यानी स्पीसीज कहलाती है, और जो विलुप्त होने की घटना के विलोपन कहलाता है। तो दूसरे श्रेणी में जो प्रजाति संकटमय प्रजाति कहलाती है। यह प्रजाति है जिनकी संख्या संकटपूर्ण स्तर तक कम हो गई है और इनके निकट भविष्य में विलुप्त होने का सबसे बड़ा खतरा देखा जाता है। अगर देखा जाए तो विश्व संरक्षण संगठन, जिनका प्रवर्ती नाम प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड द नेचुरल रिसोर्स मीन्स की IUCN,
था, जो संकटमय पादप एवं प्रजातियों को लाल आंकड़े पुस्तक यानी रेड डाटा बुक में जो है सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से कुछ संकट पादपों एवं जंतुओं की सूची यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो है संकटपन्न जानवर दिखाया गया, जो जिसमें एशियाई सिंह है, आपको हरी समुद्री कछुआ, राजकच्छ, ठीक है, कछुआ, मार्शल मगरमच्छ और घड़ियाल, बाघ, गेंडा, ठीक है, एशियाई हाथी, भारतीय अजगर, भारतीय सारंग, बड़ी तितलियाँ। तो ये सारे जो है संकटमय जानवर है, जो आने वाला भविष्य में आपको देखने को भी ना मिले और सिर्फ आपको नाम ही आपको शायद मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है जो समझना जरूरी है। संकट उत्पन्न पादप यानी पौधों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले घटपर्णी यानी पिचर प्लांट जो है ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। भारतीय जो है बेलाडोना भी जो है ख़त्म होने के कगार पे है। ऑर्किडल्स भी जो है उसी कैटेगरी में आती है, और नीलगिरी लिली ये भी उसी कैटेगरी में आती है। और जिको बैलोबा जो है अथवा मेडर हेयर ट्री ये भी जो है ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें ये न दिखे। The next topic is wildlife. The wildlife is now we shall learn about their important source of nature is called wildlife. At the home, you may have a pet dog or cat, even some of maybe have a cow, buffalo, sheep, goat, etc. In your garden, you maybe grow different types of vegetables and flowering plant. In addition to this, there are other plants and animals which are not be cultivated by you. The plants, animal, and the macroorganism other than their cultivated plants and domesticated of animal are considered wildlife. The animal and plant living in their natural habitat considered as a wildlife. That is a animal and plant living their natural habitat is called the wildlife. The wildlife form of the important resource as it is a play a major role in maintaining ecological balance. There is a maintaining of ecological balance, or it is used to in a research and experimental material, and also used to the instructionally purpose, and like other source it is also fencing several thread, so it is should be a conserve and there are maintained for the use of future generation. The next topic is a need for the conservation of wildlife. There are wildlife need to the conserved for a maintaining ecological balance for supporting life. And second is a preserving different kind of species, here the biodiversity, and preserving to the economically important plant and animal, and conserving there is a endangered species. There is most important factor need for the conservation of wildlife here. So our next topic is a method of conservation of the wildlife. After the now there is a need for the conservation of the wildlife. Let us discuss how to the conserve it. We cannot protect it by adopting a various mean like is establishing of the biosphere reserve, the national park and the sanctuaries, and the is the alterations and tree planting and program, and a special theme for the preservation of the threatened of species and improvement of natural habitat of wildlife. There is the most important method for conservation of the wildlife here. And also is the educated people about the need to method of conservation of wildlife and the formulation of act of regulation to prevent of posing of killing animal for a sport and money. And here the wildlife is a big is begin to observe the Indian month of July every year since 1955. There is a fact. There is a 1955. It's a aim at creating awareness among the people about the importance of wildlife and the highlight the conservational of management of need of wildlife here. That is the most important things here. दोस्तों यहाँ पर जो है वन्य जीवन के बारे में वाइल्ड लाइफ के बारे में है जानना हमें। देखिए वाइल्ड लाइफ होती क्या है, वाइल्ड लाइफ होता है क्या, ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जब हम प्रकृति की जो है महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे वन्य जीवन कहा जाता है। घर में आपके पास पालतू कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि हो सकते हैं। ये सारे जो होते हैं जीव कहलाते हैं। अपने देर में आप विभिन्न प्रकार के सब्जी, फूल और फलों का उगा सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे पादप व जंतु हैं जो आपके द्वारा उगाए या पाले नहीं गए हैं। ऐसे पादप जंतु जो उगाए गए पादप एवं घरेलू पशुओं के अलावा होते हैं वो वन्य जीवन कहलाते हैं, यानी जो वन्य में रहते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ।
वाइल्ड देखिए जो आप घरों में पालते हो वो सारे डोमेस्टिकल में आते हैं, यानी वो सारे डोमेस्टिकल एनिमल कहलाते हैं। लेकिन जो जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप में रहना पसंद करते हैं, उसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, यानी वन्य जीवन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सारे जो होते हैं वन्य जीवन होते हैं। और ऐसे पादप जंतु जो उगाए गए पादप घरेलू पशु के अलावा होते उसे वन्य जीवन कहलाते हैं। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले पशु व प्राणी अन्य जीवन और निर्माण करते हैं, तो ये बात आम है कि जो प्राकृतिक आवासों में रहने वाले पशु व प्राणी वन्य जीवन का निर्माण करते हैं, यानी सभी से मिलके ही वन्य जीवन बनता है। मान लीजिए अगर कई जीव नष्ट हो जाते हैं तो वन्य जीवन कहना संभव नहीं होगा। वन्य जीवन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, यानी कह सकते हो कि ये वन्य जीवन जो है एक तरह के संसाधन है, क्योंकि यह जो है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है और इन्हें अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिक पदार्थों के रूप में और मनोरंजन के उद्देश्य से भी व्यवहार में लाया जाता है। अन्य साधनों की तरह भी ये संकट में का सामना कर रहे हैं, अंततः इन्हें भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षित संभाल कर रखना चाहिए। तो संभाल के हम रख कैसे कर सकते हैं, जब तक हम इसको जो है प्राकृतिक आवास नहीं देंगे। कहते हैं आप जितना मर्जी आर्टिफिशियल बना लीजिए, जितना मर्जी आप इसके लिए उदाहरण बना लीजिए, लेकिन जो प्राकृतिक आवास होती है वो प्राकृतिक आवास ही होती है। तो ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो नेचर ने दिया है वो नेचुरल ही रहेगा, जो हमने बनाया है वो हमारा जो है मैन मेड ही कहलाएगा। हम उसकी तरह नहीं बना सकते जिस प्रकार नेचर स्वयं बनाती है। आगे जो है वन्य जीवन के संरक्षण की आवश्यकता, तो ये क्यों आवश्यकता है? वन्य जीवन का संरक्षण निम्न कारणों से किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन का जो बनाए रखने हेतु प्राकृतिक संतुलन कायम रखने के लिए। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दिया गया। तभी तो मुझे अफसोस होती है कि सारी बातें किताबों में लिखी गई है, सारे जगहों पे लिखी गई है, लेकिन लोग उस पर अमल कर ही नहीं रहा। न सरकार अमल कर रहा है, न इंसान अमल कर रहा है, कोई अमल करने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ कुछ आवाज़ें उठाई जाती है तो सिर्फ वो लोग किताबी बातें बना के फाइल बना के रख देते हैं। अब यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बनाया गया है कि जीवन के हेतु बनाए रखने हेतु पारिस्थितिक संतुलन कायम करने के लिए ये वन्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम नष्ट क्यों कर रहे हैं? जब इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों कर रहे हैं हम नष्ट? कहते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जैविक संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट रखता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप जंतुओं की सुरक्षा रखने के लिए होता है। आपको पता है कि कई जीव जंतु से जो है दवाइयाँ बनती है, और मान लीजिए वो जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? वो दवाई भी प्राप्त नहीं होगा। आपको पता है चाहे कितने तरह के सींग होते हैं, नाखून होते हैं, खुर होते हैं, यानी कितने तरह के आंतों में से जो है मेडिसिन इंसानों के लिए बनाई जाती है। अगर उस जीव के अस्तित्व ही खत्म हो जाए तो हम सोचिए कि क्या हमारा मेडिसिन बनेगा और क्या हम जीवित हम स्वयं रह पाएंगे? तो ये संभव नहीं हो पाएगा। कहते हैं क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, संकट उत्पन्न प्रजाति के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत से जीव जंतु जो है नष्ट हो गए हैं और कितने जो है नष्ट होने के कगार पे हैं। तो हो सकता है आने वाला समय में ये भी नष्ट हो जाए, तो इसको संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहा गया कि वन्य जीवन संरक्षण की आवश्यकता है और ये होनी भी चाहिए। आगे है वन्य जीवन संरक्षण की विधियाँ, कौन कौन सी तरीका है जिससे हम इसको संभाल सकते हैं। कहते हैं वन्य जीवन संरक्षण की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम उनके संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्हें हम कई तरीकों से जो है संरक्षित रख सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यही आता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यानों को अभयारण्यों की स्थापना करें। देखिए यहाँ पर बात बताई गई है सिंपल वर्ड में कि जो मतलब आरक्षित क्षेत्र है उनको कड़ाई से जो है रूल रेगुलेशन को पालन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि रूल रेगुलेशन पालन होती है, क्योंकि बहुत से जीव जंतु जो है हाल ही समय में नष्ट हुए हैं। अगर आप इसके गूगल पर रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगी और देखने को भी मिलेगा कि कई प्रजाति का जो समय काल है, जो संकट हुई है, संकट में ग्रस्त में गई है, वो यही 5-6 साल के अंतर्गत ही है। कहते हैं वन रोपण पादप रोपण कार्यक्रम द्वारा, यानी वन रोपण, देखिए वन लगाना, कहते हैं एक वन होने में जो है कई महीने कई साल लग जाते हैं। यानी एक पेड़ आप तो फटाक से काट देते हो मशीनों से, जो कि 15-20 मिनट लगता है, लेकिन अगर एक पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 10 साल लग जाता है। तो आप अगर अभी कोशिश करोगे तो हो सकता है कि 10 साल के बाद जो है वन बने, वन्य जीवन बने। तो ये संभव बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत दुर्गम कार्य है। कहते हैं तो दुर्गम कार्य, लेकिन किया जा सकता है। क्या पता आज के कार्य किया हुआ फ्यूचर के लिए एक अमृत तुल्य बने।
तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि हम अगर वन्य रोपण करें या वन्य रोपण कार्यक्रम स्टार्ट करें तो हो सकता है कि इन वन्य जीवन की संरक्षण किया जा सकता है, इनको संभाला जा सकता है। संकट उत्पन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना द्वारा। अब देखिए योजना की बात आई है तो सरकार की तरफ से न जाने कितनी योजना बनाई गई है, लेकिन कहते हैं ना कि सरकार कितना कुछ करेगी, क्या हर जगह जाकर थोड़ी देख सकती है। कहते हैं सरकार तो इतना इतना काम काजू है, कितना व्यस्त है कि उनको तो अपने विभाग में जाने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ता है। और जैसे वो जाते हैं वैसे न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाता है कि मंत्री जी अपने विभाग में जाके जो है सभी कर्मचारियों का सुध लिए। तो देखिए कितना ये मंत्री लोग व्यस्त होते हैं जिनको अपने विभाग में जाने के लिए अमावस्या पूर्णिमा की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे करेंगे। कहते हैं संकट प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना। योजना तो हर जगह बनती है, योजना कहाँ नहीं है। एक बार आप अगर नेट पर सर्च मार के देखो कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कितनी योजना बनाई गई है, एक लंबा चौड़ा आपको पेज खुल जाएगा जिसमें बहुत सी बातें दिखाई जाए। कहते हैं अगर देखा जाए वन्य जीवन के प्राकृतिक आवास में सुधार करके। देखिए वन्य जीवन की प्राकृतिक आवास को आप सुधार कैसे करोगे। आप तो आए दिन पेड़ पौधों काटते चले जा रहे हो तो वो जो है नेचुरली रूप में नहीं बन पाएगा। कहते हैं वन्य जीवन के प्राकृतिक आवासों में सुधार करके। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई कि वन्य जीवन के प्राकृतिक आवासों में सुधार करके। क्या ये संभव है कि जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है उसको क्या आप सुधारिएगा। अगर आप पेड़ पौधे ही काटना बंद कर दीजिएगा, वहाँ पर कई तरह के इंस्ट्रक्शन लगा दीजिएगा तो वो तो खुद ही सुधर जाएगा। तो सरकार इन पे जो है रूल रेगुलेशन बना रखी है, सुधारने का हर तरीका बना रखा है, हर जगह कानून बनी है, लेकिन फिर भी न जाने ये धड़ल्ले से ऐसा काम क्यों हो रहा है कि प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर जो है कुछ हद तक झूठा साबित हो रहा है कि वन्य जीवन के प्राकृतिक आवासों में सुधार करके। सुधार तो बहुत कुछ क्या करोगे आप। कहते हैं आप अगर आर्टिफिशियल कुछ बना के देते हो तो क्या ये सही रहेगा। कहते हैं जीव जंतु भी प्राकृतिक में रहना पसंद करती है, उनके जो हैबिटेट बने होते हैं, जो उनके आश्रय बने होते हैं, वो उसी में जीवन यापन करना चाहते हैं। आप वहाँ उनके लिए घर बना दोगे तो घर में नहीं रह सकते। तो यही बात सरकार को भी सोचना चाहिए कि जितना हो सके इनके लिए जो है वहाँ पर एक कानून, लेकिन वो कानून नहीं, सख्त से सख्त कानून जिसमें कोई भी जीव जंतु और कोई भी पेड़ पौधों को नुकसान होता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आगे की बात जो है लोगों को वन्य जीवन की आवश्यकता एवं संरक्षण की विधियों के विषय में जानकारी देकर। देखिए ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ, जब तक लोगों को समझदार नहीं बनेंगे, लोग जब तक इस पर जागरूक नहीं होंगे, वन्य जीवन का संरक्षण करना संभव नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना जितना मर्जी सरकार रूल रेगुलेशन बना ले, जब तक नागरिक नहीं समझते हैं, जब तक, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उनको समझने की ज़रूरत है। अगर वो व्यक्ति समझ जाते हैं तो हमारे वन्य जीवन की जो है संरक्षण भी किया जा सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। और ये जागरूक होगा कैसे, जब आप लोग चाहोगे। आप लोग कहते हैं ना कि कभी कभी इसमें जो मैं बात बता रहा हूँ ये जान के भी आप लोग हैरान होंगे कि हमने कितने बातों पे डिस्कस किया है और क्या क्या इसमें हमने सोल्यूशन करने की कोशिश किया है। अगर ये बात सभी व्यक्तियों और बच्चों को पता लगे तो शायद वो जो है वाइल्ड लाइफ को संरक्षण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगला पॉइंट जो है शिकार एवं धन के लिए वन्य जीवों की हत्या के विरुद्ध अधिनियम का कानून बनाकर। देखिए ये बात कहीं मानने में जो है खेल मुझे लग रहा है कि शिकार व धन के लिए जो है वन्य जीवों की हत्या के विरुद्ध अधिनियम एवं कानून बनाना। देखिए ये आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ही ये अजीब सी बात है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे जो है वन्य जीवन में ये कब के बन चुके हैं, लेकिन इसको लागू कभी नहीं हुआ, ना इस पर कई कड़ी से कड़ी जो है रिएक्शन देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर तो जो है कहते हैं बड़े लोगों के शौक़ बन गया है कि धन के लिए और अपने शौक़ के लिए जो है शिकार करते हैं। अगर आप कहते हैं भारत सरकार के अगर फाइल को उठाकर देख लो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे केस होंगे जो वन्य जीवन की हत्या के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन इन केसों का कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते हैं यहाँ पर तो ये बहुत ही अधूरा बात लग रहा है, बहुत धुंधली सी बात लग रही है कि वन्य जीवन हत्या के विरुद्ध अधिनियम को और कानून बनाकर। कहते हैं यहाँ पर ऐसा बनते तो है कानून, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये खेल का सामान बन जाता है। ठीक है, चलो जो भी हो, लेकिन कहते हैं जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक शायद हमारे वन्य जीवन की संरक्षण करना संभव नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो वन्य जीवन ही अपना कोई जो है अलग
इंतजाम कर ले। कहते हैं यहाँ पर एक फैक्ट की बात आती है कि भारत में प्रतिवर्ष जो है जुलाई के माह में सन 1955 में वन्य जीव जो है सप्ताह मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 1955 से जो है वन्य जीवन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच जो है वन्य जीवन के महत्व के प्रति जागरूक पैदा करना है। वन्य जीवन के संरक्षण एवं प्रतिबंधित आवश्यकताओं का विशेष उल्लेख किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर ये वीडियो जिन बच्चों के पास प्राप्त होती है वो बच्चे भी समझ जाएंगे कि वन्य जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब तक हम नागरिक जो है जागरूक नहीं बनेंगे तब तक जो है वन्य जीवन संरक्षित नहीं रहेगा। अगर बन नहीं रहेगा तो हम आने वाला समय में हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वन्य जीवन जो है इंसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी हमें खाद्य पदार्थ मिलती है, जो भी हमें मेडिसिन है, दवा कुछ भी मिलती है, सारे वन्य जीवन से ही हमें प्राप्त होती है। There is the most important topic is the wildlife reserve India. The reserves in the India here, many national park and sanctuaries has been established by a preserve to the wildlife in the natural environment. Some of this give a below along with the important species found in these. Is the Kaziranga Sanctuary, Assam one has awarded to the rhinoceros, and the Manas Sanctuary is the Assam is the wild buffaloes, and the Gir Forest is the Gujarat, Lowen, cheetah, Sambar and the wild bears, and the Kalorong Bird Sanctuary is the Andhra is the pelicans of the marine birds, and the Dakogama Sanctuary Jammu and Kashmir there are Kashmiri stag Himalaya Thar and the wild goats, sheep and anthropes, and the Bandipura Sanctuary is the Karnataka India binoms elephant and the langurs. And the next here is the Kanha is a national park, is a Madhya Pradesh, is a tiger, leopard and the wild dogs. There is a protection area. And the Simlipal National Park, Odisha is the mangroves, marine turtles and the lay eggs. And the Bharatpura Bird Sanctuary is the Rajasthan, duck and herons. And the Kolar Battles National Park is the Uttaranchal is a tiger walking and deer, Sambar and the wild bears, is a rhino is a monkey. And Jala Parvara is and sanctuary is the West Bengal is a rhinoceros. There is the most important sanctuaries here. तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में वन्य जीवन आरक्षित क्षेत्र यानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन इंडिया। कहते हैं वन्य जीवन उनके प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई राष्ट्रीय पार्कों का अभिवर्णों की जो है स्थापना की गई है। इन बहुत से जो है पार्क बनाई गई है, ठीक है। इनमें से कुछ जो है निम्न उनमें पाए जाने वाले प्रजातियों के साथ दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है काजीरंगा अभयारण्य यानी असम में है, एक सिंगी वाला गेंडा के लिए ये काफ़ी संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। उसके बाद है मानस अभयारण्य यानी असम में जो है जंगली भैंस के लिए ये आरक्षित किया गया है। और गिर वन जो है गुजरात में है, जहाँ पर सीता, चीतल, सांभर, जंगली भालू इनके लिए संरक्षण किया गया है। केलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में जो है पेल्किन और अन्य समुद्री पक्षियों के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद डचीगामा अभयारण्य यानी जम्मू और कश्मीर में है, जहाँ पर कश्मीरी बारहसिंगे, जगह हिमालय तेरह और जंगली बकरियाँ, भेड़, हिरन के लिए ये संरक्षित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है बदीपुर अभयारण्य कर्नाटक, जो भारतीय ग्वाल यानी वाइसन जो है हाथी लंगूर के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद है पेरियार अभयारण्य केरल में है, ये हाथी, बकरिंग, हिरन और संभार के लिए ये क्षेत्र जो है संरक्षण किया गया है। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़ा है, ये बाघे, तेंदुआ और जंगली कुत्ते के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों और मोगरा पुरान अंडे देने वाले समुद्री कछुआ के लिए ये जो है संरक्षित किया गया है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य यानी राजस्थान में जो है बत्तख और बगुला के लिए ये संरक्षण कराने का एक उद्यान है। कहते हैं काबिल राष्ट्रीय उद्यान यानी उत्तराखंड में जो है बाघ, बरकिंगा, हिरन और सांभर, जंगली भालू, रीछ आदि के लिए बनाया गया है। अगर देखा जाए जलपूरा पारा में अभयारण्य पश्चिमी बंगाल में गेंडा के लिए संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट इज एजेंसी एंड डीलिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। There are various agencies both at a national and international level which take care of the conservation of the wildlife. Some of this given below. The first is the Indian Board of Wildlife, means IBWL. It advises state government as wildlife protection, and second is the Constitution of India include of forest and wildlife protection, and third is the World
is a World Wildlife Fund of the Nature is meant WWF. It is an international organization and the formed in the year is in 1961 and it is engaged to the protection of the wildlife. India become a member of it is a 1969 and has to be headquartered in Mumbai. It is support to the whale now is a project of Tiger. And the next is the International Union of Conservation of the Nature and Natural Resources means IUCN. The World Conservation of Union WCU is engaged in the protection of the wildlife and their habitat. And the last is the conservation of the international trade is a endangered species means CITES. Sits is on the international organization to check the trade of protection from the endangered animal. India became a party of the CITES in the 1976. And there is a regulation of the conservation. The various acts, the law has been passed in the Indian Constitution is the conservation of natural resource, and some of them are here. The Environmental Protection Act is in 1986, and the Forest Conservation Act is in 1980, and National Forest is a policy in 1988, and Wildlife Protection Act in 1972 and amendment in the 1991. That is the most important regulation of the conservation of wildlife. देखिए यहाँ पर जो है वन्य जीवन संरक्षण में संबंधित एजेंसियाँ बहुत से कार्यरत हैं, बहुत से कार्य हो भी रहे हैं, लेकिन कहते हैं इन वन्य जीवन की सुरक्षा हर एक व्यक्ति के ऊपर दायित्व बनता है। ये एजेंसियाँ तो सिर्फ एक नाम की होती है, बैठी हुई होती है। कहते हैं एक घटना भी घटी थी कि हमने एक देखा था गाय को जो बहुत बुरी हालत में थी, उसको हमने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तभी मुझे अफसोस हुआ कि भाई ये एजेंसी इतने बड़े बड़े एजेंसी है फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं मैं एक ही बात जानता हूँ, जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, इनकी प्रोटेक्शन होना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें जो है जागरूक और इनके लिए सदैव ही संवेदनशील बन के रहना है और हर एक जीव की संरक्षण करने का जो है प्रण लेना है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहते हैं वन्य जीव संरक्षण के संबंधी बहुत सी एजेंसियां हैं और बहुत से लोग जो है इसमें कार्यरत हैं। तो इसमें कहते हैं पहला जो यही है इंडियन बोर्ड फॉर ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी IVWL। कहते हैं प्रांतीय सरकार को वन्य जीवन सुरक्षा के लिए ये सुझाव देती है सिर्फ कि हमें क्या करना चाहिए। भारतीय संविधान में वन एवं वन्य जीवन सुरक्षा की सम्मिलित भी किया गया है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर ऑफ द नेचर यानी WWF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई और यह वन्य जीवन संरक्षण में लगा हुआ है। भारत कहते हैं सन जो 1969 में इसका सदस्य बना था, यानी 69 में इसका सदस्य बना था और इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसमें जानी मानी बाघ परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। कहते हैं एजेंसियां जो है बहुत ही कार्यरत है और बहुत ही जो है वन्य जीवन को संरक्षण भी किया है और न जाने कई जीवन की रक्षा भी किया है। उसके पश्चात है इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी IUCN। ये वर्ल्ड जो है कन्वेंशन यूनियंस ऑफ WCI वन्य जीवन व उनके आवासों को प्रशिक्षण में संलग्न करता है। उसका कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी CITES जो है बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ये इंटरनेशनल है। कहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि संकट आपन्न जानवरों के जो व्यापारिक उत्पादों पर रोक लगाने के लिए कहते हैं भारत सन जो है 1976 में इसका जो है सदस्य बना था। भारत भी इसका सदस्य बन चुका है और यहाँ पर तो कहते हैं कि भारत में वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो है आड़ी जोड़ी का जोर लगा दिया है, जहाँ पर जो है सरकार हर तरफ से प्रयत्नशील है और कहते हैं जानवर की तो हर जगह सुरक्षा हो रही है। कहते हैं उसके बाद देखा जाए तो संरक्षण के लिए बहुत से कानून भी बने हुए हैं, कानूनों की कमी नहीं है। कानून तो इतने हैं कि आपके कॉपी भी जो है भर जाएंगे फिर भी ये कानून ख़त्म नहीं होंगे। इसमें कुछ कानून यहाँ पर दिए गए हैं। संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनेक कानून अधिनियम पारित किए गए हैं। इसमें पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 बनाए गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 भी बनाई गई है और राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 भी बनाई गई है। और कहते हैं वन सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 व इनमें
91 भी सुधार किया गया है। ये तो चलिए पुराना बनाया गया है, और कहते हैं अगले 20 साल में जाने कितने अधिनियम बने हैं और कितने कहते हैं वर्ल्ड लाइफ की बचा लिया गया है जान, ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो ये सारे बातें देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो होती सिर्फ अधिनियम बनाई जाती है और इसके बड़े बड़े विभाग बना दिया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग कार्यरत होते हैं और उन्हीं पशु और पक्षियों पर जो है दुनिया से पैसे इकट्ठे करती है और अपना ही जेब भरती है, लेकिन इनके जीवन के लिए, संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाई जाती। अगर उठाई जाती है तो आज इतने सारे जो जीव जो संकटमय हो चुके हैं और जो संकटग्रसित हो चुके हैं, शायद संभव ऐसा नहीं होता। The our next topic is sustainable development. However, this is industry, factories, and cities, town, road, railway, and dams, etc. For development to the governors of all countries, will have to replace the natural habitats of plant and animals. Natural resource has been to adopted is gradually, and the day will become when many natural resources will not be available for our future generation, and so it is a high time to think about the maintaining a balance between environment and development, so that both present and the future generation can be derive proper benefit out of this resource, and this can be only achieved by the process of suitable development. There is a most important here, a suitable development. The suitable development here, the mean is there a development of the meet the need of the present generation and the conserved resource for the future generation. And so sustainable or development should be include or reducing excessive use of resource and enhancing resource of conservation and recycle and the use of the best materials and scientific management of the renewable resource, especially bioresource, and planting the more tree, green grass patch to be intercepted between to conserve our buildings, and use a more environment friendly material or bio as a degradable materials, and use of technologies which as a environmental friendly and a based on essence use of the resource. तो यहाँ पर जो आया है सतत पोषणीय परिवर्धन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहते हैं अभी तक हमने चर्चा किया है किस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी अग्र विकास के प्रयोग करते हुए हम जो है विद्यमान प्राकृतिक संसाधन का परिचालन द्वारा स्वयं को अनुकूल पर्यावरण का निर्माण किया है। यानी यहाँ पर जो है लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, यहाँ तो है इतने इंडस्ट्रीज़ बनाई गई है पर्यावरण संरक्षण के लिए जिसका कोई विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों को अतिदोहन को फलस्वरूप न केवल प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया है बल्कि कुछ जो है इस स्थिति में इसे नष्ट भी किया है। आधुनिक उद्योग पर फैक्ट्री, शहर और कस्बे, सड़क और रेल मार्ग, बांधे आदि के कारण पादपों और जंतु की प्राकृतिक आवास परिवर्तन हो चुका है और इस प्रकार धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं और एक समय ऐसा भी आएगा जब इनमें से अधिक हमारी आगामी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अंततः पर्यावरण एवं विकास के भी संतुलन बनाने के विषय में विचार करने के लिए ये अनुकूल समय है ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी दोनों को इन संसाधनों का उचित लाभ प्राप्त हो सके। यह लक्ष्य जो है बहानी और सतपोषणी विकास की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मैंने कहा था दोस्तों कि सरकार की तरफ से हर एक योजना बनाई जाती है तो उसमें से सतत पोषणीय परिवर्धन भी एक योजना है जिसके द्वारा जो है भविष्य के लिए बचाए रखने के लिए एक स्पीसीज के रूप में ये चाहती है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे खेल हो रहा है कि ये स्पीसीज बना के क्या करेंगे और कैसे जो है प्रोटेक्शन करेंगे, जब तक ये जागरूक नहीं होंगे इनको संरक्षित करना संभव ही नहीं है। अब देखा जाए तो सतत पोषणीय विकास क्या है? यह वह विकास है जो पर्यावरण पीढ़ी और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की संरक्षित रखता है। कहते हैं भविष्य के लिए इसमें हमें पानी, वायु, मृदा और दूसरे अन्य प्राकृतिक साधनों को ठीक उसी तरह से शुद्ध और प्रदूषण रहित रखना चाहिए जैसे कोई पृथ्वी पर पहले ही विद्यमान थे। अब देखिए ये भी बात जो है गलत है क्योंकि हमने कहाँ रखा है, हमने पानी, वायु, मृदा दूसरे चीज़ों को तो अपने राजनीतिक चक्कर में पीस के इनको जो है प्रदूषित कर चुके हैं, पीस के जो है इनको हम बर्बाद कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो सतत पोषणीय विकास में निम्न समावेश होना चाहिए कि संसाधनों को अत्यधिक प्रयोग को कम करना व साधनों को बढ़ाना। देखिए साधनों को बढ़ाया तब जा सकता है जब हम नए विकल्प की तरफ बढ़े, हम तो पुराने विकल्प को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं अवशिष्ट पदार्थों के पुण्य चक्रण व पुण्य उपयोग, कहते हैं अवशिष्ट पदार्थों को पुण्य चक्रण करना। कहते हैं दोस्तों एक बात आपको पता ही होगा कि जो प्लास्टिक जो है कई क्षेत्रों में बैन है, कई क्षेत्रों में जो है इनको उपयोग करना भी मना किया गया है और कहते हैं जहाँ पर एंट्री पॉइंट होती है वहाँ पर लिखा होता है कि जो है ये शहर जो है
पॉलीथीन मुक्त है। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत आप देखोगे ना, तो अगर अंदर चले गए, अगर शहर में चले गए, तो हर 1-2 कदम पे आपको जो है लिफाफा यूज़ करते हुए इंसान और दुकानदार सब मिल जाते हैं। कहते हैं सरकार की तरफ से एक्शन उठती है जब सरकार के जेब में पैसा कम जाता है, तो वो क्या करते हैं, छोटे से रेड़े वाले के पास अगर एक भी लिफाफा मिल गया तो उनके जो है 500 के पत्ता काट देते हैं 2 मिनट में। तो ये सिर्फ क्या है, अगर कोई चीज़ बैन की जाती है तो बैन का मतलब बैन होता है, न कि उसको धड़ल्ले से उपयोग करने के लिए विवश कर देते हैं। अब देखिए शराब भी कई क्षेत्रों में बैन है, लेकिन कई क्षेत्रों में जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। कहते हैं जब कोरोना वायरस की थोड़ा सा छूट दी गई थी तो उसमें सबसे पहले शराब की दुकान खोली गई थी। आखिर आखिर क्यों? शराब से क्या ह्यूमन सिस्टम तगड़ा होता है? जबकि पहले ही डॉक्टरों ने बता दिया है कि कोरोना वायरस ह्यूमन सिस्टम से बचाया जा सकता है कोरोना वायरस से। लेकिन सबसे पहले जब कोरोना वायरस का थोड़ा सा ढील दिया गया था, लॉकडाउन में ढील दी गई थी, तो सबसे पहले शराब की दुकान धड़ल्ले से खोल दिया गया हर एक राज्य में, और कई राज्य में तो बैन भी है, लेकिन वहाँ पर धड़ल्ले से पार्टियों में अगर आप नहीं देखोगे तो जिन्होंने बैन किया है ना, उनके पार्टी में जो है शराब धड़ल्ले से बिक रही होती है और लोग पी रहे होते हैं। ये ज़मीनी हकीकत है जिसको दो राय किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि बहुत से एक्ट बने हुए, बहुत से प्रोटेक्शन चीज़ें बनी हुई है। कहते हैं नवीकरणीय संसाधनों को विशेषकर जो जल साधनों का जो है वैज्ञानिक प्रबंधन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। उसके पश्चात अधिक पेड़ लगाना, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कंकड़ी इमारतों के बीच हरी घास के छोटे छोटे जो है भूखंडों को विकसित करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैव निम्नीकरण, अपमार्जक या पर्यावरण अनुकूल पदार्थों के जो है अधिक प्रयोग करना। देखिए ये सब चीज़ें जो है छोटी मोटी है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप अपने आसपास कहीं भी एक पौधा भी लगा देते हो ना दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं सरकार की तरफ देखने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें स्वयं जागरूक बनना है, हर एक नागरिक को जागरूक बनना है। और इसके लिए आपको सिर्फ इसमें सोचना नहीं है या मोबाइल से बाहर नहीं निकल जाना है। आपने क्या करना है, अपने घर के बाहर एक तुलसी के पेड़ लगा दो, नहीं है तो छोटा सा पीपल का पेड़ लगा दो, वो भी नहीं है तो कुछ लताओं का जो है लगा दो। इससे क्या होगा, कम से कम कुछ हरियाली तो रहेगी, कम से संतुष्टि तो आपको मन में मिलेगा ना कि आपके घर के आसपास जो है हरियाली है। तो ये छोटे बड़े पेड़ पौधे लगाने से कहते हैं बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। साधनों के प्रभावी उपयोग आधारित पर्यावरण अनुकूल तकनीक का प्रयोग करना। देखिए बहुत से ऐसे तकनीक है जिससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप वहाँ पर लिफाफा लेना बंद कर दो, अपना थैला स्वयं का लेके जाओ। इससे क्या होगा, कम से कम कुछ तो कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा डालने के बराबर है, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ तो कहते हैं शुरुआत तो करना ही है ना।